नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 7 मार्च 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक होगा वी डेम यानी वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 आई है। तो इसमें लगातार भारत के लोकतंत्र में गिरावट दिखाई गई है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत का स्थान कहाँ है इसमें, इस रिपोर्ट में सरकारों को किन चरों से मापा जाता है और भारत ने इस रिपोर्ट का क्यों आलोचना की है, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। दूसरा है टॉपिक समुद्री व्यापार पर रूस यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना नामक इस महामारी से हम लोग निपट ही रहे थे, हालांकि अभी यह समस्या चल ही रही थी कि ऐसे में यह युद्ध आ गया। तो ऐसे में अब हमें बात करना है कि यह समुद्री व्यापार इस युद्ध से किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रूस की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर, इसके साथ साथ वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तीसरा है विदेश में छात्रों के लिए एक सुरक्षा तंत्र। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन में युद्ध छिड़ा, उसके बाद वहां से छात्रों का पलायन शुरू हो गया, यानी वापस छात्र अपने घर आना शुरू कर दिए। ऐसे में 2 छात्रों की मृत्यु भी हो जाती है और अन्य छात्रों को भी काफी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब ऐसे में विदेश में जाने वाले छात्र क्यों आखिर यह जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, इसके साथ साथ हम लोगों को बात करना है कि भारत सरकार को इसके लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र स्थापित करना होगा। तो इन सब बातों की चर्चा की जाएगी। और चौथा टॉपिक होगा संघर्ष और सोशल मीडिया के लिए व्यवस्था परिवर्तन। जैसा कि रूस यूक्रेन युद्ध में जो दिख रही है बातें, तो उसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है, तकनीकी तटस्थता क्या है, राजनीतिक तटस्थता की हम बात करेंगे और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें उत्तर संरचना की चर्चा करेंगे। तो पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह टेक्स्ट वाले पेज में आया हुआ है, पृष्ठ संख्या 1 में सामान्य अध्ययन के सेकंड यानी राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ा जा सकता है। तो वी डेम संस्थान है, यह वैरायटी ऑफ, इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है यह रिपोर्ट। तो नवीनतम लोकतंत्र रिपोर्ट में भारत की स्थिति क्या है। तो हाल ही में लोकतंत्र मूल्यांकन में वी डेम संस्थान ने भारत को दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में स्थान दे दिया है और स्वीडिश इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार भारत वी डेम के लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसे एलडीआई कहते हैं, 40 से 50% वाले देशों में सबसे नीचे है। यानी इसमें रिसर्च में यही पाया गया है कि 15 देश लोकतांत्रिकरण के नई लहर को देख रहे हैं, जबकि 32 देश निरंकुशता की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछले साल भी संस्थान ने भारत को चुनावी निरंकुशता के रूप में वर्गीकृत किया था। तो यह लगातार देखा जाए तो 2014 से भारत को यह कम आंकते हुए दिखाया जा रहा है। भारत ने इसका सीधे से सिरे से नकार भी दिया है, चूंकि यह प्राइवेट संस्था है। तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट के अनुसार बहुलवादी विरोधी दल भारत में निरंकुशता को आगे बढ़ा रहे हैं। तो राष्ट्रवाद की वजह से यह आरोप लगाया जा रहा है। तो शोध के अनुसार भारत में चूंकि ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, पोलराइजेशन आप देख सकते हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश का चुनाव हो तो वहां पर भी जो पार्टियां हैं पोलराइज्ड कर रही हैं वोटों को, वोट की राजनीति की वजह से। तो यही कारण है कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 179 कंट्रीज में भारत का 93वां स्थान मिला है। तो यह वी डेम जो रिपोर्ट की प्रणाली है, यह कैसे कार्य करती है। क्योंकि लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषताएं होती हैं, जैसे न्यायिक स्वतंत्रता, सीधे मापने योग्य नहीं है और व्यक्तिपरक निर्णयों के कारण विकृतियों को दूर करने के लिए वी डेम महत्वपूर्ण अवधारणाओं के अनुमानों का उत्पादन करने के लिए समग्र विशेषज्ञ निर्णयों का उपयोग करता है और यह 3700 से अधिक
देश के विशेषज्ञों के पूल से डाटा एकत्रित करता है जो विभिन्न अवधारणाओं और मामलों पर निर्णय प्रदान करते हैं। तो विविध मतों का लाभ उठाते हुए वीडैम का मापन मॉडल एल्गोरिथम रूप से अनुमान लगाता है कि एक विशेषज्ञ अन्य विशेषज्ञों की तुलना में किस हद तक विश्वसनीय है और प्रत्येक पैरामीटर के लिए सबसे सटीक मूल्यों के साथ आने के लिए उनकी धारणा अन्य विशेषज्ञों से किस हद तक भिन्न है। तो इस कार्यप्रणाली पर वह कार्य करता है। इसको फंडिंग कौन करता है? तो इस संस्थान को धन का योगदान कनाडाई अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी और विश्व बैंक समूह तक इसकी करते हैं। तो चूंकि यह संस्थान एक स्वतंत्र शोध संस्थान है और वीडैम जो लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने के लिए किन मापदंडों का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वीडैम रिपोर्ट अगर बात करते हैं तो यह वैचारिक योजना न केवल चुनावी आयाम यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को ध्यान में रखती है बल्कि उदार सिद्धांत भी है कि लोकतंत्र को राज्य के अत्याचार और बहुमत के अत्याचार दोनों के खिलाफ व्यक्तिगत और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तो वीडैम रिपोर्ट देश को लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में उनके स्कोर के आधार पर 4 शासन प्रकारों में वर्गीकृत करती है। वो क्या है? लिबरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी और क्लोज्ड ऑटोक्रेसी। इस तरह से एलडीआई 71 संकेतकों के आधार पर लोकतंत्र के उदार और चुनावी दोनों पहलुओं को पकड़ता है, जो लिबरल कंपोनेंट इंडेक्स जिसे एलसीआई और इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स जिसे ईडीआई बनाते हैं। तो एलसीआई क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा यानी इंडिविजुअल राइट की जो है कह सकते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी की सुरक्षा की बात करता है और कार्यपालिका पर विधायी बाधाओं जैसे पहलुओं को मेजरमेंट करता है। जबकि ईडीआई यानी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स यह ऐसे संकेतकों पर विचार करता है जो अभिव्यक्त की स्वतंत्रता हो और संघ की स्वतंत्रता जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी देते हैं। इसके अलावा एलडीआई एक समतावादी घटक सूचकांक यानी किसी हद तक विभिन्न सामाजिक समूह समान है और सहभागी घटक सूचकांक जिसमें नागरिक समूह हो, नागरिक समाज, संगठनों का स्वास्थ्य और एक होता है विचारोत्तेजक घटक सूचकांक। अब बात करते हैं भारत के संबंध में क्या रिपोर्ट कहती है। तो एलडीआई में 93वें स्थान पर भारत निचले 50% देशों में है। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत एक देश के निरंकुशता को चलाने वाले बहुलवाद विरोधी राजनीतिक दल की व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो इस तरह से इस आंकड़ों में आप देख सकते हैं कि डीसीआई इंडेक्स में इसमें भी कम है, 102 पर है। दक्षिण एशिया में भारत में एलडीआई में कह सकते हैं श्रीलंका, नेपाल और भूटान से नीचे है और पाकिस्तान से सिर्फ ऊपर है। तो निरंकुशता के बदलते स्वरूप के बारे में रिपोर्ट क्या कहती है? तो रिपोर्ट का यही कहना है कि निरंकुशता के सबसे बड़े चालकों में से एक है विषाक्त ध्रुवीकरण और एक ऐसी घटना के रूप में इसे परिभाषित किया गया है जो कि लोकतंत्र के विचारशील घटक के प्रतिवाद और संबंधित पहलुओं के सम्मान को नष्ट कर देता है। तो रिपोर्ट यह भी बताती है कि ध्रुवीकरण के जहरीले स्तर बहुलतावादी नेताओं की चुनावी जीत और उनके निरंकुश एजेंडा के सशक्तिकरण में योगदान करते हैं। और यह देखते हुए कि ध्रुवीकरण और निरंकुशता पारस्परिक रूप से मजबूत कर रहे हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि समाज के ध्रुवीकरण के उपाय राजनीतिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक दलों द्वारा अभद्र भाषा का उपयोग व्यवस्थित रूप से चरम स्तर पर तक एक साथ बढ़ते हैं। तो वीडैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट अपनी तरह की यह पहली नहीं है। अतीत में बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्होंने भारत को खराब रोशनी में चित्रित किया है। पिछले साल की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भी अगर देखें तो वीडैम ने भारत को चुनावी निरंकुशता के रूप में लेबल दिया था। तो इसी तरह से पिछले साल मार्च में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक मानवाधिकार प्रहरी आपने सुना होगा फ्रीडम हाउस ने भारत को मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया। तो अध्ययन के अनुसार फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा में 50 से अधिक लोगों बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की हत्या कर दी गई, जिसने भारत के डाउनग्रेडिंग में योगदान दिया। तो वॉचडॉग ने यही दावा किया है कि भारत की स्थिति एक बहुवर्षीय पैटर्न के कारण
स्वतंत्र से आंशिक रूप से मुक्त हो गई है, जिसमें हिंदू राष्ट्रवादी सरकार और उसके सहयोगियों ने मुस्लिम आबादी को प्रभावित करने वाली बढ़ती हिंसा और भेदभावपूर्ण नीतियों की अध्यक्षता की है और मीडिया द्वारा असंतोष की अभिव्यक्तियों पर कार्रवाई की है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन सब कारणों को हवाला दिया जा रहा है, लेकिन पूर्वाग्रह स्पष्ट था क्योंकि यूएस आधारित यह उत्पाद है और इस संगठन का इतिहास भारत के प्रति फ्रीडम हाउस के रवैयों को और अधिक समस्याग्रस्त बनाता है। और यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वीडैम इंस्टीट्यूट एंड फ्रीडम हाउस जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों की कठपुतली है और वे भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अस्थिर करने से अपने आदेशों के तहत काम करते हैं। तो इन रिपोर्टों को विभिन्न प्रकार के सांख्यिकीय स्रोतों का उपयोग करके अच्छी तरह से संकलित किया जा सकता है, लेकिन सुविचारित परिणामों का उत्पादन करने के लिए डेटा एकत्र करना उन संगठनों के समर्थन और कनेक्शन में बहुत अधिक स्पष्ट है जो उन्हें उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों को भी ध्यान रखना होगा, वामपंथी उदारवादियों को भी यह सब का समर्थन इन प्राइवेट संस्थानों को मिल रहा है। यही कारण है कि भारत को इस तरह से दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान यह रिपोर्ट देने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दोनों देश के बीच युद्ध चल रहा है। ऐसे में वीडैम संस्थान द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का कोई तर्क ही नहीं बनता है। जब दो राष्ट्र युद्ध लड़ रहे हों तो पश्चिम गुप्त रूप से स्थिति को और अधिक जटिल बनाने में शामिल हो, तो एक रिपोर्ट जो देशों को उनके लोकतंत्र के लिए रेट करती है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और इस तरह से इस रिपोर्ट में आपने देखा होगा स्वीडन एलडीआई सूचकांक में सबसे ऊपर है। अन्य स्कैंडिनेवियन देश जैसे डेनमार्क, नॉर्वे, कोस्टारिका और न्यूजीलैंड के साथ उदार लोकतंत्र रैंकिंग में शीर्ष 5 में है। अब बढ़ते हैं दूसरे जो महत्वपूर्ण ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट से ही लिया गया है सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर, यानी समुद्री व्यापार पर रूस यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव, यानी यूक्रेन के सैन्य आक्रमण से समुद्री वाणिज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या यह नाविक कार्यबल को प्रभावित करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं यूक्रेन कहाँ है, ये है, और ये पूरा रूस है, इसने इस पे अटैक किया हुआ है। अब देखिए यहाँ से यह काला सागर है, देखिए काला सागर हुआ, सी ऑफ अजो यहीं कर्च पेनिनसुला है और यह भूमध्य सागर है। तो यह सब कह सकते हैं सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो यहाँ पर अब चूंकि टर्की है और टर्की यहाँ पर अगर रोक लगा देगा तो यहाँ से रूस के जहाज निकल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से पूरी तरह से रूस को पंगु बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि टर्की क्यों कर सकता है ऐसा, टर्की नाटो का सदस्य है, मॉन्ट्रो कन्वेंशन में भी वह महत्वपूर्ण जो है सदस्य के रूप में है, उसके अधीन ही वह कार्य करता है। तो ऐसे में ये शिपिंग इंडस्ट्री है और ज्यादा, चूंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में वैसे ही प्रतिबंधों का सामना कर रही थी और ऐसे में बहुत सारा इसका कह सकते हैं कि जो पोर्ट ऑफ कॉल, जो जहाज बीच बीच में रुकते हैं, वह जो है उन सब वजहों पर क्या है, मांग बहुत ज़्यादा, महंगाई बढ़ गई और इसकी वजह से वैसे ही समस्याग्रस्त है यह उद्योग और इस तरह के अटैक के बाद और समस्या बढ़ने वाली है। तो इस तरह से शिपिंग लागत और बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना ने तो क्षतिग्रस्त किया ही था इस उद्योग को और इन दोनों के बीच युद्ध से भी इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो अब ऐसे में यूक्रेन पर अब तक समुद्री व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन ने करीब 15 समुद्री बंदरगाहों को बंद कर दिया था और लगभग 140 जहाज जो उस समय यूक्रेनियन बंदरगाहों में खड़े थे तब से अब तक बंदरगाहों पर रुके हुए हैं। सोचिए 140। तो इस तरह से सारा कार्य ठप हो चुका है और 2 जहाजों पर हालांकि हमला किया गया था लेकिन जो है वह बच गए। नाविकों के लिए किसी भी दुर्घटना के मामले में सबसे सुरक्षित स्थान हमेशा जहाज होता है, जिसमें पानी बनाने की शक्ति, भोजन और साधन होते हैं। बंदरगाहों में बंकरों को सुरक्षित रूप से आवास समुद्री यात्रियों के लिए पहचाना गया है,
लेकिन जहाज के चालक दल अपने जहाजों से बाहर नहीं निकले हैं और कंपनी का एक जहाज यूक्रेनियन बंदरगाह पर फंसा हुआ है और यूक्रेन के बंदरगाहों में फंसे कुछ जहाजों में भारतीय चालक दल भी हैं। तो ये कभी कभार होने वाले हमलों, बंदरगाहों, परमाणु सुविधाओं को छोड़कर, क्योंकि रणनीतिक संपत्तियों में ज्यादा लड़ाई या हमले नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसे में अब तक, और देखा जाए तो अब तक युद्ध में रूसी सेना या वायुसेना शामिल है। कर्च में एक छोटे से ऑपरेशन को छोड़कर नौसेना के इतने हमले नहीं हुए हैं। तो मारिया पोलू जैसे बंदरगाह शहरों पर जमीन से हमला किया गया है, लेकिन जैसा कि यूक्रेनियन आक्रमण का विरोध करते हैं और यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूसी युद्धपोतों द्वारा ओडेसा बंदरगाह पर एक आसन्न हमले की चेतावनी दी है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह युद्ध का एक और बड़ा विस्तार हो जाएगा और सभी व्यापारी जहाज खतरे में होंगे और युद्ध के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में काला सागर बंदरगाहों की सेवा करने वाले जहाजों के लिए आय सीधे सीधे बीमा प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कच्चे तेल की कीमतों ने पिछले सप्ताह की तुलना में आंशिक रूप से आशंकाओं के कारण और आपूर्ति में संभावित व्यवधानों के कारण 20% की वृद्धि हो गई। सोचिए, अभी तो भारत में भी इसके प्रभाव देखेंगे। सीधे सीधे ऑयल के दामों में 10 से 15 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। तो जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जहाज के ईंधन, जैसे बंकर ईंधन कहा जाता है, कि कीमत भी बढ़ेगी। और यह कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन और रूस पर इसका प्रभाव पड़ेगा, वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वृद्धि के मामले में बाल्टिक और उत्तरी सागर शिपिंग यातायात भी प्रभावित हो सकता है। काला सागर पर रूस और यूक्रेन के बंदरगाह गेहूं, मक्का, कच्चे तेल के यह बड़े निर्यातक केंद्र हैं। इवन अगर एक आंकड़े के आधार पर देखा जाए तो 2021 में काला सागर क्षेत्र में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनाज निर्यात क्षेत्र होने के साथ 111.2 मिलियन टन कार्गो के साथ, और रूस और यूक्रेन में वैश्विक गेहूं निर्यात का 30% हिस्सा था। और इस संघर्ष का आर्थिक और कृषि प्रभाव अभी तो बाकी है। सोचिए, तो यह प्रभाव पड़ेगा। तो इस संघर्ष में तुर्की की क्या भूमिका है? जैसा कि हमने मानचित्र में बताया था, तुर्की काला सागर के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है, इसलिए काला सागर जहाज पर यातायात पर उसका अधिकार है। और बास्फोरस जल संधि पर गुजरने के पर जो है रूस को प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों? क्योंकि जो है मैंने बताया ही कि टर्की क्या है, नाटो का सदस्य है और टर्की मॉन्ट्रो कन्वेंशन का भी पालन करता है, जो कि इन बंदरगाहों पर अधिक नियंत्रण यह देता है, मॉन्ट्रो कन्वेंशन, ये ध्यान रखेंगे। और तुर्की समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षर करता नहीं है, जो महासागरों को एक सामान्य रूप में देखता है। तो यहां तक कि युद्धपोतों का एक राष्ट्र के क्षेत्रीय जल के माध्यम से बिना रुके मार्ग की अनुमति दे सकता है। तो मैंने क्या कहा कि तुर्की मॉन्ट्रो कन्वेंशन का पालन करता है, जो उसे जल डमरू मध्य पर अधिक नियंत्रण देता है। तो युद्ध में जुझारू लोगों से संबंधित व्यापारी जहाजों के लिए मुफ्त मार्ग की गारंटी है। खासकर अगर तुर्की इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो कन्वेंशन यह भी स्पष्ट रूप से बताता है कि युद्धपोत क्या है, क्या नहीं है। और यह कहने के बाद रूसी व्यापारी जहाज की आवाजाही को रोकने के लिए कोई भी व्याख्या एक महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और परिदृश्य को और ज्यादा यह उत्तेजित करेगी। तो कह सकते हैं कि तुर्की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है रूस को परेशान करने में, चूंकि तुर्की, मैंने क्या बताया, नाटो का सदस्य भी है। तो इस तरह से महामारी ने व्यापारी जहाजों में चालक दल के परिवर्तन में व्यवधान देखा। तो क्या इस संघर्ष का समान प्रभाव पड़ेगा? तो चूंकि जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि कोविड-19 के समय जो समस्या आई, वही समस्या वर्तमान में भी यह दिखती नजर आ रही है। तो निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि संकट को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे सिर्फ रूस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रभावित होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण खबर की ओर। पृष्ठ संख्या 9 पर है। इसको भी सामान्य अध्ययन के सेकंड यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। विदेशों में छात्रों के लिए एक सुरक्षा तंत्र यानी सेफ्टी नेट की आवश्यकता है और संकट के दौरान भारतीय छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान देशों को बाध्य करने वाले समझौतों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो चूंकि महामारी की शुरुआत से पहले ही 7.5 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ रहे थे, जो विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में $24 बिलियन खर्च कर रहे थे, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% है।
तो 2024 तक यह संख्या बढ़कर 1.8 मिलियन होने की उम्मीद है, जो हमारे छात्र भारत के बाहर लगभग $80 बिलियन खर्च करेंगे। तो मांग के मुकाबले भारत की गुणवत्ता, शिक्षा की आपूर्ति में अंतर सहित विभिन्न कारणों से मांग बढ़ रही है। तो यहाँ पर भारत की चूंकि आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, तो विश्व के शीर्ष 100 में कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है और यह स्वाभाविक है कि इच्छुक छात्र विदेश में अध्ययन करने चाहेंगे। तो ऐसे में क्यों यह भारतीय विदेशों में जाकर के अध्ययन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? तो वर्तमान में ही नहीं हमारे भारत के लोग जो है विदेशों में अध्ययन करने के लिए गए, बल्कि सदियों से महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर अमर्त्य सेन और मनमोहन सिंह जैसी महान हस्तियों ने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए वह विदेश गए। तो यह क्यों हो रहा है? चूंकि अब देखिए हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि भारत में आप देखते हैं कि प्रत्येक छात्र को नीट का एग्जाम पास करना होता है, सबसे महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद नीट में अगर 1-2 नंबर से रुक जाते हैं तो यहाँ के प्राइवेट संस्थानों की जो फीस है वह 1 करोड़ से ऊपर पड़ जाती है, जबकि इन देशों में यह खर्च 24 से 25 लाख रुपए में हो जाता है। तब ऐसे में वह भारत से पलायन कर जाते हैं। दूसरे पढ़ाई जो शिक्षा की जो क्वालिटी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 में 4,40,000, 2019 में 7,70,000 और इस तरह से 2024 तक 1.8 मिलियन होने की बात की जा रही है। तो इतनी संख्या हो जाएगी। तो विशेषज्ञों का यही मानना है कि विदेश जाने के पीछे 2 तरह की वजह है। एक तो पढ़ाई का खर्च, जैसा कि मैंने बताया आपको कि नीट का एग्जाम यानी भारत में 80,000 टोटल सरकारी और प्राइवेट सीटें हैं, जिसमें से लाखों छात्र पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं परीक्षा में, कुछ 1-2 नंबर से रुक जाते हैं। अब ऐसे में प्राइवेट संस्थानों में दाखिला लेने के लिए उनको 1 करोड़ से अधिक रुपए लगते हैं। अब सोचिए अमेरिका जैसे देशों में 18 से 30 लाख रुपए खर्च होता है, यूक्रेन में 25 लाख रुपए तक खर्च होता है, लिसेस्टर यूनिवर्सिटी विदेशी छात्रों से तो लगभग 12 लाख रुपए सालाना फीस लेती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए जो पसंदीदा स्थान है कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तो ठीक है, लेकिन इन देशों में हमारे इन भारतीय छात्रों के साथ काफी अमानवीयता भी की जाती है। जैसे अभी कनाडा में कुछ छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, चूंकि वह यूनिवर्सिटी दिवालिया घोषित हो गई। अब वो दिवालिया हो गई, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे छात्रों ने तो पैसा दिया था ना। अब ऐसे में यह एक मिथ था कि वहां पर विदेशों में जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं वो बड़े बड़े घरों से होते हैं, वो अच्छे पैसे वाले होते हैं, लेकिन अब मध्यम वर्गीय लोगों का भी रुझान बढ़ा है। लोग जो है लोन लेकर के भी पढ़ाई करने जाते हैं और उसे बाद में पूरा कर देते हैं। तो इस तरह से अगर उन छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो कैसे होगा? यानी आज हमारे देश में चाहे वह देश के ही छात्र रहे हैं और विदेशों में परचम लहरा रहे हैं, जितनी भी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, तो विदेशी लोग आज जो है भारतीय लोगों के योगदान इतने ज़्यादा हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वही छात्र जब संघर्ष कर रहा होता है तो उसमें कोई मदद नहीं की जा रही है। तब ऐसे में भारत सरकार को इन देशों के साथ अनुबंध करना चाहिए। जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में समझौते होते हैं ना, लेकिन इन क्षेत्रों में भी हमारे छात्रों को उचित सुरक्षा कवच तैयार किया जाए, उनके लिए बीमा पॉलिसी तैयार की जाए। और ये सब अभी प्राइवेट संस्थानों के हाथों में है और पूरी तरह से मनचाहा वो लोग पैसा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए भी जाते हैं, पीजी कोर्स, जनरल कोर्स के लिए भी यहाँ देख सकते हैं। तो इसको जरूर देखिएगा आप लोग। तो इन भारतीयों के जाने के महत्वपूर्ण कारण यही है कि एक तो फीस कम होना, दूसरा पढ़ाई की गुणवत्ता। क्यों? क्योंकि भारत में अभी भी वही परंपरागत पढ़ाई किया जा रहा है। यानी यूनेस्को साइंस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित की पढ़ाई की गुणवत्ता बड़ी चिंता का विषय है और अभी भी वही परंपरागत विषयों के इर्द गिर्द घूमती है भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो यही कारण है कि यह विदेशों में जाकर के उच्च क्वालिटी युक्त पढ़ाई जो है वह ग्रहण करने के लिए भारतीयों का वहां पर कह सकते हैं स्थानांतरण होता है। और दूसरा है लाइफ स्टाइल की खातिर भी। तो जो छात्र विदेश जाते हैं वो आमतौर पर वहीं पर बस भी जाते हैं, अक्सर देश छोड़ देते हैं। सिर्फ छात्र ही नहीं, पिछले कुछ सालों में भारत छोड़कर विदेश जाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।
भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 सालों में ही 8 लाख से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो इसमें अपनी अपनी वजह, अलग अलग वजह हैं। कुछ लोग बेहतर लाइफ स्टाइल के कारण वहीं पर जाकर के बस जाते हैं। हालांकि भारतीय दुनिया में सबसे ज्यादा धन स्वदेश भेजने वाला डायस्पोरा भी है, तो यह फायदा किसी को नहीं भूलना चाहिए। तो इस तरह से यह भारतीय हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। तो इसके लिए इन लोगों के लिए अनिवार्य सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। तो भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सक्रिय रूप से एक सुरक्षा जाल बनाना चाहिए और संकट और आकस्मिकताओं के समय में भारतीय छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान देशों को बाध्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा यूक्रेन में छात्रों को जो समस्याएं हुई, 2 छात्रों की मृत्यु भी हो गई, एक की गोलाबारी में मौत हुई तो दूसरे को आघात लगने से हुई। तो इसी तरह से कनाडा में मैंने बताया कि 2000 छात्र जिनका भविष्य अंधकारमय हो गया, अचानक वहाँ की यूनिवर्सिटी ने बंद कर दिया चूंकि वह दिवालिया हो गई। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में कितने छात्र हमारे फंसे थे। इसी तरह से कह सकते हैं कि बहुत सारे देशों में कोरोना काल में हमारे छात्र को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में भारत सरकार को इनसे बहुत लाभ है। जैसा कि हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि विदेशों में भारतीयों को ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने कहा था। इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूके में भारतीयों को दोनों देशों के बीच एक पुल का कार्य करते हैं। सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला की उपलब्धियों को ऐसे ऐसे छात्र हमारे देश के जो कि विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं। तो ऐसे में इन लोगों को, इन छात्रों के स्टार्ट से लेकर के अंत तक सुरक्षा की व्यवस्था करना भारत सरकार की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह जो है इन छात्रों को सुरक्षा मुहैया कराए। इन देशों के साथ उस तरह जैसे सभी मामलों में जब बात की जाती है तो इन छात्रों की सुरक्षा के लिए भी उन्हें संधि पर हस्ताक्षर करना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सामान्य अध्ययन के 3rd पेपर आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत डाल सकते हैं और यह है संघर्ष और सोशल मीडिया के लिए व्यवस्था परिवर्तन, यानी ऐसे प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करने वाला एक स्पष्ट प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण परिस्थितियों में वैश्विक सार्वजनिक जीवन के साथ उनके प्रतिच्छेदन को देखते हुए होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और राज्य व्यवहार के स्वीकृत मानदंडों पर उंगलियां उठाई गई हैं। तो साइबर स्पेस इन सवालों से अलग नहीं है, जहां दशकों से मानक के रूप में तदर्थ मानक सेटिंग का अभ्यास किया जा रहा है। तो तकनीकी तटस्थता का जो आवरण है, जो कवर किया हुआ है, तो बीते हुए वर्षों में एक संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आसपास की चिंताओं की सक्रिय अनदेखी देखी गई है। मामले के लिए विशिष्ट चुनौतियां जैसे यूक्रेन संघर्ष, जहां रूस स्पष्ट रूप से आक्रामक राज्य है और यह नहीं भी है, तो राज्यों के भीतर और उनके बीच संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष साइबर स्पेस में वर्षों से चला आ रहा है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसी गतिकी को खेलते हुए देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यह बढ़ा हुआ ध्यान निसंदेह संघर्ष के स्थान यूरोप का एक कार्य है और रूसी आक्रमण का सामना करने वाली यूक्रेनी आबादी के संघर्षों को किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यूरोप और उत्तरी अमेरिका ने के बाहर की दुनिया ने साइबर स्पेस के माध्यम से गतिज संघर्ष की परेशानियों को भौतिक और तेज करने वाले संघर्षों के अपने हिस्से से अधिक देखा है और बहुत लंबे समय तक राजनीतिक माने जाने वाले निर्णय लेने से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तकनीकी तटस्थता के मंत्र को अपना लिए हैं। तो बीते हुए वर्षों में एक संघर्ष के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसपास की चिंताओं की सक्रिय अनदेखी देखी गई है और यह मदद नहीं करता है कि एक स्वतंत्र और खुली दुनिया के अग्रदूतों ने संघर्षों के एक नए आयाम के रूप में सोशल मीडिया के लिए मानदंड बनाने के लिए बहुत कम किया है और दुनिया को जोड़ने का दावा करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों के भीतर स्पष्ट प्रणालियों की कमी है और यह समय है कि उन्हें कई उदाहरणों से सीखना चाहिए था, जैसे कि हाल ही में फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा बल प्रयोग के रूप में किया गया था। और निगम और समस्याएं, तो संघर्ष के संदर्भ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने कई चुनौतियां हैं जिनका समाधान नहीं किया जा सकता। कंटेंट मॉडरेशन चिंता का एक मुख्य क्षेत्र बना हुआ है, जहां अनिवार्य रूप से सूचना युद्ध को संचालित और थ्रटल किया जा सकता है
और इन निगमों के पास जिम्मेदारी से कार्य करने का दायित्व तो नहीं है जैसा कि एक राज्य से अपेक्षा की जाती है। फिर भी उनकी विशालता और उनकी निर्माण की क्षमता उन पर एक हद तक नकारा नहीं जा सकता और इन चुनौतियों का सामना करने के और स्वीकार करने के वर्षों के बाद अधिकांश सोशल मीडिया दिग्गजों ने अभी तक ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए संस्थागत क्षमता का निर्माण नहीं किया है और कई अनुमानित परिदृश्यों के लिए तदर्थ प्रक्रियाएं ऐसे निगमों से जिम्मेदार कार्रवाई की छवि नहीं बनाती हैं और इसके अतिरिक्त वे अन्य प्लेटफॉर्म पर सामग्री के आगे प्रवर्धन के लिए एक कार्य के रूप में कार्य करते हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी फ्रिंज प्लेटफॉर्म से चरमपंथी विचारों के लिए जगह प्रदान करते हैं और यहाँ ऐसी सामग्री उत्पन्न करने वाले उपयोगकर्ता के सीधे संबंध की सीमा धुंधली होती है। तो यह जो है निगम और समस्याएं रहीं और तकनीकें कम हो जाती हैं, यानी गलत सूचना और दुष्प्रचार इन प्लेटफार्मों के लिए एक कांटेदार चुनौतियां हैं। उन्हें संबोधित करने के लिए एल्गोरिदमिक समाधानों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है और उनमें इनकी शर्तों का उल्लंघन करने वाली सामग्री की पहचान, एल्गोरिथम द्वारा अनुपयुक्त समझी गई सामग्री की दृश्यता को कम करना और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा शर्तों के उल्लंघन की रिपोर्ट किए गए उदाहरणों के निर्धारण में शामिल हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और उदार व्यवस्था को भी सक्रिय होना था, लेकिन ऐसा करने में असफल रहा है। और भारत की भूमिका, तो भारत के लिए कई सबब हैं। वैश्विक व्यवस्था में भारत की रणनीतिक स्थिति कम होती दिख रही है। विकासशील विश्व व्यवस्था में उस अधिकार को स्थापित करने और मुद्रा हासिल करने का समय आ गया है और ऐसा लगता है कि सत्ताधारी पार्टी घरेलू नैरेटिव को अपनी पसंद के हिसाब से सेट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने में माहिर है। हालांकि भारत ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने ऐसी कोई योग्यता प्रदर्शित नहीं की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सभी मामलों पर भारतीय एजेंडे में जोड़ना उपयोगी होगा। और साइबर स्पेस में राज्य के व्यवहार के साथ व्यापार, साइबर स्पेस और राज्य गतिविधि के प्रतिच्छेदन पर सुसंगत मानदंडों की कमी भारत के लिए अवसर है और भारतीय राजनयिक यहां बातचीत का एक नया ट्रैक शुरू कर सकते हैं जिससे बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फायदा हो सकता है। और भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अच्छी तरह से सूचित राजनयिकों के माध्यम से इन वार्तालाप की शुरुआत करे और अंततः यह नियम आधारित शब्द क्रम को बनाए रखने में योगदान देगा जिससे भारत को बहुत लाभ हो सकता है। और पारदर्शिता एवं जवाबदेही, तो अंत में यही हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म घरेलू नियामक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है। सूचना युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नियमन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को मूलभूत बनाने की आवश्यकता है और वैश्विक व्यवस्था में किसी भी बदलाव को शुरू करने के लिए नैतिक स्थिति एक घरेलू नीति से उपजी होनी चाहिए जो राजनीतिक आकांक्षाओं के ऊपर लोगों के हितों को सुरक्षा को। और हमें नियामक मानदंडों की प्रवृत्ति से दूर होना चाहिए जो लोकतंत्र में दिए गए अधिकारों का गहरा उल्लंघन कर रहे हैं। तो संघर्ष की अनिश्चितता लोगों और संस्थाओं पर हावी हो जाती है। नागरिक, सार्वजनिक चौक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के स्थल के रूप में सोशल मीडिया का खतरनाक संगम शुभ संकेत नहीं होगा और एक प्रोटोकॉल जो स्थितियों के दौरान सोशल मीडिया पर व्यवहार के मानदंडों को रेखांकित करते हैं कई उभरते कारकों को संबोधित करने में मदद कर सकता है। तो इस तरह से सोशल मीडिया और राजनीतिक तटस्थता कह सकते हैं, यानी प्रौद्योगिकी, राजनीति और समाज के परस्पर क्रिया के तरीके को फिर से परिभाषित करने का श्रेय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ही दिया जा सकता है, हम निष्कर्षतः कह सकते हैं। हालांकि जो अब सार्वजनिक नीति में एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है वह सोशल मीडिया के दिग्गजों ने खुद को तटस्थता के इस विचार के मृत केंद्र में पाया है, यानी कि सुसुप्त अवस्था के केंद्र में पाया है। और इस प्रकार प्रौद्योगिकी ने भले ही राजनीतिक मूल्यों का अधिक से अधिक लोकतंत्रीकरण किया हो, लेकिन इसने इन मूल्यों के वितरण में ऐसी प्रौद्योगिकियों के जो प्रमुखों की भूमिका
को में सबसे आगे लाया है। तो राजनीतिक क्षेत्र में तटस्थता सभी विचारधाराओं से एक सैद्धांतिक दूरी का उल्लेख कर सकती है और राय उसी को दर्शाती है जो चीज इस विचार का पूरक है, और वह ऐसी सभी वैध विचारधाराओं और मतों के साथ समान व्यवहार करती है। इस प्रकार यहाँ विचार करने के लिए तटस्थता के दो पहलू हैं। उपयोगकर्ता को क्या प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रकार के व्यवहार को वह कैसे प्रभावित करता है, और मंच स्वयं क्या कहता है। तो यह कह सकते हैं कि इस तरह से यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यहाँ पर और भी पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। तो राजनीतिक माने जाने वाले निर्णय लेने से बचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तकनीकी तटस्थता के मंत्र को अपना लिया है। विशेष रूप से संघर्षों और हिंसा से निपटने के दौरान सोशल मीडिया मानदंडों की आवश्यकताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ करना है। तो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से राज्य व्यवहार के स्वीकृत मानदंडों पर उंगलियां उठाई गई हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने तकनीकी तटस्थता के मंत्र को अपना लिया है। इसको लिखते हुए आपको मुख्य भाग में जाना है। तकनीकी तटस्थता क्या है, सोशल मीडिया और राजनीतिक तटस्थता को बताते हुए संघर्षों और हिंसा से निपटने के दौरान सोशल मीडिया मानदंडों का आपको लिखना है। इसमें समस्याएं क्या हैं, पारदर्शिता कैसे आनी चाहिए और भारत की भूमिका क्या है, और निष्कर्ष में संतुलित निष्कर्ष लिखते हुए यही कह सकते हैं कि एक प्रोटोकॉल जो ऐसी स्थितियों के दौरान सोशल मीडिया पर व्यवहार के मानदंडों को रेखांकित करता है और कई उभरते कारकों को संबोधित करने में यह मदद करता है। तो इस तरह से आपको अंत में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, विदेशों में भारतीय छात्रों को अपनी सुरक्षा और भलाई के मामले में बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए संकट के दौरान भारतीय छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान देशों को बाध्य करने वाले समझौते को महत्व दिया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको खूब अच्छे से लिखिएगा। तो यूक्रेन के संदर्भ का जिक्र करते हुए विदेशों में भारतीय छात्रों की अपनी सुरक्षा और भलाई के मामले में बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, इसको लिखते हुए मुख्य भाग में जाएं और भारतीय छात्र विदेश जाने के पीछे क्या वजहें हैं आंकड़ा देते हुए कि आगे और कितने बढ़ सकते हैं और इनका क्या योगदान है हमारी जीडीपी में, और संकट के दौरान भारतीय छात्रों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए मेजबान देशों को बाध्य करने वाले समझौतों के महत्व को भी बताइए। और भारत सरकार को इसमें भारत सरकार के बारे में लिखते हुए आपको आगे मतलब इसमें पॉइंट आउट करना होगा। और निष्कर्ष में यही कहना है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सक्रिय रूप से एक सुरक्षा जाल बनाना चाहिए। तो इस तरह से आप उत्तर को लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर उत्तर निकल कर आएगा। और इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का अंक भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।